और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं। आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को? कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटुश तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना? हाँ। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थियोरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दे तो ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है? समझ लेना मतलब इन दोनों में फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो, मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है या जो बेईमान है? ईमानदार है। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हैं हार जाए, इंडिया हारती है हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है? समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो वो किस तरह के खेल खेल रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। आस्क योरसेल्फ। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है कुछ, वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी, वो कुर्सी से मुझे प्यार है, काम से नफरत है। उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है। वहां से जो मिलेगा महीने के उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल
सीखना है। मान लो किसी वजह से, वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोले, भाग यहां से, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। हम सभी ने घड़ी की आवाज जरूर सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आवाज का मतलब क्या है? टिक टॉक, आना और जाना। हमारी जिंदगी में दो चीजें तय हैं, हमारा जन्म लेना और हमारी मौत हो जाना। ये दोनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब हमारे कंट्रोल में होता है। हम तो ये तक नहीं जानते कि हमारी जिंदगी और मौत के बीच में हमारे पास कितना समय है। जब किसी को पता चलता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तब उस इंसान को अपने उस बचे हुए वक्त की कीमत समझ में आती है। वह इंसान अपने बचे हुए वक्त का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होने देता। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कि आपके पास कितना वक्त बचा है? इस सवाल का जवाब शायद दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस बात पर पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ आपका विश्वास ही तो है। आपको पूरा भरोसा है कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारा समय है आपके पास। सोचिए, अगर आपके पास ये विश्वास नहीं होता तो शायद आप जिंदगी का एक भी पल खुशी से नहीं जी पाते। आपको हर समय अपनी मौत की चिंता सताती रहती, लेकिन एक छोटे से विश्वास की वजह से आप ये सारी चीजें भूल जाते हो, अपनी जिंदगी को जीते हो, खुश रहते हो, दूसरों के साथ समय बिताते हो। घड़ी के चलते हुए कांटे, ये टिकटॉक की आवाज हमें ये कहती है कि अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड बेकार मत जाने दो। जिंदगी में वो सब करो जो आपका दिल चाहता है। जिंदगी में वो हासिल करो जो आप पाना चाहते हो। अगर आप में विश्वास की शक्ति है तो आप वह सब कुछ पा सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके आप सपने देखते हो। याद रखें, घड़ी की टिक टॉक चलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। जिंदगी आती है, जाती है, अच्छा समय आता है, चला जाता है, वैसे ही बुरा समय भी आता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर चला जाता है। इसीलिए किसी भी चीज की टेंशन मत लो। जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी चल रही हो, उसका समय भी खत्म हो जाएगा। बस आप बढ़ते रहो, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, हर चीज की कीमत सही समय पर आने पर ही पता चलती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन अस्पताल में बहुत महंगा बिकता है। इसीलिए अपने समय की कीमत को समझो, बढ़ते रहो, अपने आप की कीमत समझो और खुश रहो। दुनिया में हर साल 5 करोड़ 60 लाख लोग मरते हैं। हर रोज 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। हर मिनट 106 लोग इस दुनिया में नहीं रहते। आप खुश नसीब हैं जो आपको आज का दिन नसीब हुआ है, आपको आज की ये सुबह देखने का मौका मिला है। लेकिन याद रखिए, आपके पास भी समय सीमित ही है, इसीलिए एक भी सेकंड बेकार मत जाने दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चीटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकले। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है। आज बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह
क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का ग्लास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा ग्लास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा। और दूध 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 दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। फटीग छोड़ तरने दूध मिलेगा, दूध। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा, और जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में, बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाव में घाव हो गए। सबने मना किया रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, आपकी जिंदगी की त्रासदी तो ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया, कोच ने कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास। और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी, कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई, लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापस कर मेरे को, अब मुझे वो पेपर वापस चाहिए। आई वांट दैट पेपर बैक। फिर खड़ा हुआ, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका 45.9 क्या है? इस वीडियो को ऐसे नहीं सुनना, लिखो, अभी लिखो। ये आपसे बोल रहा हूं, आपसे। फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर अपना 45.9 डिसाइड नहीं किया, मेरा अपना डिसाइड हो चुका है, मैं कर चुका हूं। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई? 8848 8848 की हाइट उसको पार करनी थी, इसका 45.9 सेकंड क्लियर था। आपका गोल क्या है? हर बार वो रेस ऐसे ही जीता। पाकिस्तान में भी जब रेस हरा के आया ना, तो उसके मन में लक्ष्य था कि मेरे नाम पे एक दिन देश में छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसने। तू देखना बीरो, एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी। वो गोल क्लियर हो गया ना दिमाग में, है जी। पाकिस्तान में जाकर के हरा करके, और ऐसा हराया, फ्लाइंग सिख का नाम पड़ा उसका। अब मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था, गोरी गोरी मेमे देखी थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया। उसको शाम को पार्टी में ले गए और वहां पे गाना गाने लगे, वुलमुल वुलमुल वॉन्डर, वुलमुल वुलमुल ओए। पूरा म्यूजिक में दिमाग घूम गया, बियर पे बियर चले चली जा रही है, प्री क्वालिफाइंग रेस के अंदर हार गया, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया उसको। एक बात बताएं, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब डायरेक्शन तेज होगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब डायरेक्शन खत्म होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए डायरेक्शन क्लियर चाहिए। मिल्खा सिंह समझ गया, एक बात उसको क्लियर हो गई, जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, गोल क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? उसके बाद वापस आया और उनके अपने देश की बड़ी खूबसूरत देवी जी उनके पास फिर से आई थी स्विमिंग पूल में, और बड़ी मुस्कुराते हुए आई उनके पास, देखा नहीं उनकी तरफ। क्या बोले? जी आपकी गलती नहीं है, दिक्कत मेरी है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, धन्यवाद जी। हाँ, और देवी जी को प्रणाम करके निकल गया वहां से मिल्खा सिंह। क्यों जानते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपकी जिंदगी का डिस्ट्रैक्शन आज आइडेंटिफाई करो। इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखना है, लिखिए। कम ऑन आपसे बोल रहा हूं, आज लिख लो डिस्ट्रैक्शन क्या है। आज बड़ा डिसीजन लेना है आपको। अपने नो सोशल मीडिया रिचुअल्स बना लो। सोशल मीडिया कितना यूज करना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लो। एक ट्वीट, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, एक शेयर चैट, एक टिकटॉक का गाना, ऐसा ऐसा करके। पिछली बारी बताया था ना आपको नेपाल वाले वीडियो में, तेरी प्यारी प्यारी अखियां,
उसी चक्कर में कई घंटों निकल गए, हाथ से पूरा टाइम छीन करके ले जाएगा आपका वो डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नियम बना लो, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया दिन में केवल 15 मिनट, शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल कभी छूंगा ही नहीं, सुबह 9 बजे से पहले केवल अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, मोबाइल को टच भी नहीं करने वाला। आप मोबाइल को लेकर के डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ, एयरप्लेन मोड को प्रैक्टिस करो। दिन में कोशिश करो 24 में से 16 घंटे एयरप्लेन मोड। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, आ जाएगा समाधि का फोकस। आज मिल्खा सिंह ने यही किया, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई किए, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोला मिल्खा सिंह? दौड़ूंगा भी वैसे ही। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने इसको कई बार डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुआ, भयंकर फोकस, जीत गया। तीसरा रूल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। एक कमाउंट, क्या तीसरा लेसन? रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह जब रेस के लिए भागता था, बनियान निचोड़ता था मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा। बदल दिया जी, मग्गे से पहुंच गया बाल्टी। रेज योर स्टैंडर्ड। आप आज जो भी कर रहे हैं, कम ऑन, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कम ऑन, क्या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। लड़ना पड़ेगा आपको। कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। कमान, क्या सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी है। मिल्खा सिंह ने स्टैंडर्ड अपना ऊपर कर लिया, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया। आपको भी स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ब्रूस ली कहता था, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, ये आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गियरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। और एक बोनस लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ से और सुन लीजिए। आखिरी तक सरदार मिल्खा सिंह, याद है मूवी के अंदर आर्मी में पवन मल्होत्रा सरदार जी जो बने थे, उनके वो कोच को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी तक उस कोच को अपने साथ चलाए रखे। सब पीठ पर आपकी थपकी है, हुटुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते रहे सरदार मिल्खा सिंह, और मैं 80 में 77 रेसे जीत गया, लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मेरे को बंदा बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी लाइफ के अंदर कौन सा कोच और कौन सा काउंसलर जो आपको सिखाता है, जिससे आप सीखते हैं। ऐसे ही कई कोच काउंसलर मैं लेके आया हूं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। इसके बारे में खोल के बोलूंगा। क्यों? दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, इससे कम पैसों में इससे पावरफुल प्रोग्राम कभी दुनिया में हो नहीं सकता। आपको पैसों की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस के अंदर, HDFC के केकी मिस्त्री वाइस चेयरमैन हमारे साथ आ गए हैं आपको सिखाने के लिए। आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, निर्मल जैन। कौन है निर्मल जैन? IIFL के चेयरमैन, इंडिया इन्फोलाइन के। वो आकर के आपको हमारे साथ में सिखाएंगे कि मार्केट से पैसा कैसे लेके आया जाए। आशीष चौहान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वाइस चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आकर के आपको हमारे साथ सिखाएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करने के स्टेप्स क्या हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम लेके जाना आपकी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज अगर आपकी बहुत छोटी कंपनी है, 2 करोड़ का भी टर्नओवर है, 50 लाख का भी टर्नओवर है, तो भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। SME लिस्टिंग की ऑप्शन आ गई है। रिदम देसाई, मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ आ गए कि कौन से देश के अंदर बिजनेस करना आसान है। आपको आकर के कोचिंग देंगे। मैं सारे नाम लूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है हमारे साथ। अब देश भर के हम लोग पावरफुल अरबपतियों को अपने साथ में लेके आए हैं जो आपको कोचिंग देंगे। स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपए महीना, एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1500 रुपए महीना। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, सरदार मिल्खा सिंह की ये लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं चाहता हूं सरदार मिल्खा सिंह जिसको लोग भुला चुके हैं, उनका वीडियो शेयर करिए पूरे देश के अंदर। कई मिल्खा सिंह खड़े हो जाएंगे। हमें बिजनेस में भी मिल्खा सिंह चाहिए। पहला रूल गोल चाहिए, दूसरा रूल डिस्ट्रैक्शन हटा दो, तीसरा रूल अपने स्टैंडर्ड बड़े कर दो, और चौथा रूल कोच बड़ा जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करने के लिए, नीचे अपनी रिक्वायरमेंट देते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकालने का कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वो मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वो मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और अपने एक एक करके सभी कठिनाइयों को उसने बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द ना कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसे ही बनी रहेंगी। आज भी वैसे ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी का समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी कहीं अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा,
तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वो बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो तो ये भी संभव नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पे कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात इतने सरल शब्दों में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इस इंसान की, इसे अपना दुख भी दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। हम पेड़ बनकर जमाने में छांव बांटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।
दोस्तों, हमारे हर सुख का कारण हमारी असफलता है और हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया को जीतने की काबिलियत है अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, लेकिन एक छोटी और कमजोर रस्सी से बंधा रहता है। वो चाहे तो उस रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही वह उस कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है और उस समय वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली भी हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच और अपनी गलत धारणा की वजह से वह उस रस्सी को तोड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम मन में यह धारणा बना लेते हैं कि जब तक ये दुख, ये परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएंगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते। हम भूल जाते हैं कि परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं और ये परेशानियां आती ही रहेंगी। अगर हम उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन और अपना कीमती समय यूं ही सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे और अंत में हमारे पास केवल अफसोस और असफलता ही बचेगी। इसलिए जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही सख्त फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन खुद को साबित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। ऐसे वक्त में सब्र से काम लीजिए, क्योंकि आपकी गवाही खुद वक्त देगा। और हमेशा उतना ही झुको जितना सही हो, क्योंकि बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर एक बार सच बोलकर तो देखो। चाहे कितने भी मुश्किल हो हालात, तू अपना जमीर जिंदा रख। बन जाए सुल्तान फिर भी दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में हिम्मत का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और अपनी काबिलियत को इतना बड़ा करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। दोस्तों, पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर ये समझ में आया कि किसी भी हालात में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो हमारी क्या औकात है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार, ये गम नहीं, ये तो है हथियार जो करते हैं हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार। समझकर संभल जाएगा जो होगा समझदार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी परेशानियों को हम जिंदगी में बहुत बड़ा समझ लेते हैं, उदास हो जाते हैं और निराशा हमें घेर लेती है। और ये सब उस वक्त पर होता है जब हमें अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। हमें फोकस करना होता है अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है। हमारा समय इन सब चीजों में बर्बाद हो जाता है और कई बार तो लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर अभी तक आप किसी ऐसी परेशानी में नहीं फंसे हैं तो आने वाले समय के लिए सावधान रहिए, परेशानियों के जाल आपको फंसा ना पाएं। दोस्तों, भावनाओं से पहले अपने लक्ष्य को रखना सीखो। प्यार का पीछा करने वाले एक दिन टूट जाते हैं और लक्ष्य का पीछा करने वाले बहुत कुछ बन जाते हैं। और कभी दिल दुखी हो या मन में गलत ख्याल आए तो हमेशा खुद को ये बात याद दिलाते रहना कि मेरी हर राह को मैं मेहनत से सजा दूंगा। मेरे हौसले में कितना दम है ये मैं मंजिल को दिखा दूंगा। अपनी गलती का दोष किसी को मत दो, क्योंकि अपनी हर परेशानी की वजह तुम हो और उसका इलाज भी तुम ही हो। किसी ने मुझसे पूछा, किसने बिगाड़ा है तुम्हें? मैंने उंगली उठाई और अपने ऊपर रख दी। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि टूटे हुए ख्वाब का एक हुजूम सा है, फिर भी जिंदगी में एक जुनून सा है। न हारा हूँ न हारूंगा कभी मैं जिंदगी में, इसी हौसले में एक सुकून सा है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वो लम्हा रहा है जब आपने किसी बात या किसी परेशानी को लेकर अपना बहुत सारा समय खराब किया हो और आज जब आप उस बात को याद करते हैं तो आपको वो परेशानी, वो गम बहुत ही छोटा नजर आता है।
दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी पाना संभव नहीं है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से और इतने बड़े महान हस्तियों के जीवन में से, कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड, पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 क्रिया आप तैयार कर लो। वो दिन 2-3 क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए। So because of that 2-3 small acts or work that you do regularly at the same time every day for years, that will decide the schedule of your day, keep you on time for every other schedule of the day. इसमें इतनी ताकत है। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल तक सुबह 6:40 को वॉकिंग में आए। 6:40 he is out of his door for walk. 40 years। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम सबका जीवन का पूरा कार्य इकट्ठा कर ले तो भी प्रमुख स्वामी महाराज का एक 1% में भी नहीं आता। आपने एक हरियाणा भवन बनाया, कितनी तकलीफ पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूं। ऐसे 1300, 1300 और 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस अलग। एंड ही हैज गिवन हिज पर्सनल टाइम टू 20 मिलियन पीपल। 2 करोड़ लोगों को पर्सनल टाइम दिया है। 6:40 को वॉकिंग, हम लोग उनके वॉकिंग के दर्शन के लिए बैठते तो 6:35 होती थी, हम लोग को पता चलता था कभी तो 5 मिनट बाकी है, नहीं आए होंगे वॉकिंग में। At 7:30 he used to sit on the stage, come on the stage for his morning puja. For 40 years at 7:30 sharp he would come on the dais. These are great personalities. Attitudes towards work, of keeping time at least in 2 or 3 acts of your life of the day. तो बाकी की शेड्यूल दिन की उसमें से सेट और स्टेबल हो जाएंगे, सेट और स्टेबल हो जाते हैं। तो उनके जीवन में ये था। फिर व्यक्तिगत जीवन में एक एटीट्यूड था। बहुत बार वे ये बात करते थे और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा। ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है। ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था। कनाडा की पार्लियामेंट में 550 एमपीज ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था। व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए। और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू। केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान। इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं। वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का। तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया। तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा। प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है? अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है। प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे। 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा। वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं। अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 बार बोल गया, फिर वहां से चल निकला। प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद उसको मार भी दे। प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद
आप दरवाजे तक उनके साथ जाना। तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है। तो वो जो बोलते थे वो सही था। अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड ही सेड, सो व्हाट। सो ही कुड डाइजेस्ट। हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें। कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको यह विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। कल का आज नहीं, आज का अभी। दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स। मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है, फ्रॉम सरदार पटेल टू अब्राहम लिंकन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबॉडी। उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए, और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए। तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है। सिंपल। दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी। प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं। 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में। मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में। फिर भी अगला वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को। तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था। डेंटिस्ट ने कहा स्वामी जी 2 मिनट। स्वामी ने बोला बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपर्ली, आई एम सिटिंग। कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट। डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो, पढ़ लेते हैं। तो कि स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है। स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे, और एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ। 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए, और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना, मैं साइन कर दूंगा। 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में, वेटिंग में। और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है। वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर। कौन आता है, कौन जाता है, कौन खड़ा है, किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में। Such great personalities, they use the milliseconds of time, and we don't use hours and days of time. So for attitude towards work, use of time. ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूं, ये विचार आए तो भी वो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये पहला एटीट्यूड। एक्शन बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड फियर्स। आपके अंदर ये डिजायर्स आए कहां से? आपको लग रहा है मैंने खुद बनाए हैं। खुद कहां बनाए हैं? बन जाते हैं डिजायर्स तो। किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करने लग जाता है करने का। किसी चीज के बारे में हमको पता लगता है, तो अभी तक माइंड एक जगह पर चल रहा था, लेकिन अब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहे हो? आपका डिजायर है एक काम को करने का, अब एक नया डिजायर आ गया,
तो क्या डिजायर ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है? इन चीजों को हम देख क्यों नहीं पाते हैं? सोचो अगर आज आपके अंदर से डिजायर पूरी तरह से निकल जाए तो क्या होगा? डिजायर किस चीज का, इसको ध्यान से समझ लेना। जो मैं डिजायर बार बार बोल रहा हूं वो मैं काम को करने का नहीं बोल रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं। उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सोचो वो पूरी तरह से निकल जाए। आप ये कहो कि मैं कहीं पर ऐसी जगह पर भी जाकर के रह सकता हूं जहां पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वहां पर मैं खुश रह सकता हूं, तो क्या होगा? दूसरी तरफ से आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ लेकिन अनलिमिटेड अंदर डिजायर्स भरे पड़े हो, उसकी वजह से क्या होगा? ओवर थिंकिंग। उसकी वजह से क्या होगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी। मतलब कब करना है और कब रुकना है, दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। कब जागना है और कब सोना है, कहां जागना है कहां सोना है, पता नहीं है दुनिया को। अगर पता हो तो माइंड कितना क्लियर हो जाता है। मैंने आपको अभी क्या कहा था, माइंड में क्लैरिटी कैसे आती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? क्या इसको सुन करके आपको क्लियर हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है? इससे क्या क्लियर हुआ? मुझे क्या नहीं करना है? मुझे नेम फेम मनी के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अपने डिजायर और फियर्स के अंदर नहीं उलझे रहना है। अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर है किसी भी तरह का, किसी भी चीज का, तो आप समझ जाओ कि आपकी डोर आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। आप एक गरीब घर से हो और आपके अंदर है, या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से और आपके अंदर है कि मेरे को ना बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में घूमना है, और आपके किसी दोस्त को समझ आ गया कि इसको शौक है इस गाड़ी में घूमने का, इस बंदे को, और मैं घुमा रहा हूं इसको, यह है क्या? दो बड़ी गाय है। अब अगर वो आपको कहेगा कि चल मेरे साथ में वहां पार्टी में चलना है तेरे को, आप मना करोगे? यू बी अ स्लेव। आप किसके गुलाम हो? आपको लग रहा है आप उसके हो, नहीं, आप अपने ही डिजायर्स के गुलाम हो। पहले मेरे पास में बाइक थी, अब मेरे पास में छोटी गाड़ी आ गई, बस अब एक बड़ी गाड़ी और लेनी है ना? बस यहां पर इतना इतना और हो जाए तो उसके लिए मुझे एक प्रमोशन और चाहिए, और अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? यही जी रहे, पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हो फकीर है, उनके पास में घंटों बैठा रह सकता है, मजा आता है। और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिलता हो तो कुछ नहीं है, खोखले हैं अंदर से। आपके सो कॉल्ड बिलियनियर्स बाहर से अपना एक ऐसा फेस दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि अपनी ऐसी इमेज बना करके रखते हैं। बनना है जैसे बनो, अभी कोई इमेज ही नहीं है। फकीर का कोई क्या उखाड़ेगा? जो ऑलरेडी जमीन पे उसको कोई क्या गिराएगा? चढ़ो ही मत अपने माइंड में। माइंड में चढ़ने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स। और माइंड में चढ़े हुए, अब बंधे हुए अपने डिजायर में, इससे ऊपर उठना है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या करना है? उस काम पे फोकस करना है, वो काम करना है व्हाट आई लव डूइंग। देन द ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ विल नॉट बी डिजायर एंड फियर, इट्स गोइंग टू बी लव। क्या जो आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको इतना प्यार है जितना आपको अपनी मां से है? अब आप कहोगे ये काम मेरे को मिलेगा कैसे? अरे क्यों नहीं मिलेगा? द मोमेंट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे खच्चरों की रेस में शामिल नहीं होना है, तो अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग, तो मुझे अभी नहीं पता क्या है, अब मुझे फिगर आउट करना है। यही तो खेल का मजा है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है, व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है, फिगर आउट करना है। आई नीड टू फाइंड आउट। इफ यू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपको जो पैशन है, द डीपेस्ट पैशन ऑफ योर लाइफ इज योर प्रोफेशन, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है। फिर उस पैसे को आप यूज करोगे अपने पैशन को और पैशनेटली करने के लिए, क्योंकि चीजों को तो डिजायर है ही नहीं, फियर पूरी तरह से निकल चुका है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। केवल गिने चुने ही लोग होंगे जिनका कि कोई एक गोल होगा और वो कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि मुझे ये करना है। तो आज हम एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द वन थिंग, जो हमें बताती है कि जीवन में एक लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और उस पर कैसे टिके रहें।
दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन करते कुछ नहीं और बस बातें ही करते रहते हैं। दूसरे वो जो एक समय में बहुत सारे काम करना चाहते हैं और कभी कुछ कर रहे होते हैं तो कभी कुछ कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं तीसरे टाइप के, जो हमेशा एक गोल को लेकर चलते हैं और केवल उसी पर काम करते रहते हैं। अब आप खुद को इन कैटेगरीज में रखकर देख सकते हैं कि आप किस टाइप के हैं। अगर आप पहली कैटेगरी वालों में से हैं तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहीं दूसरी कैटेगरी वाले लोग एक एवरेज इंसान की जिंदगी बिता देते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और लगातार हर हाल में उसे पाने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप एवरेज से ऊपर एक सफल इंसान के रूप में उभर कर आएंगे और यह आपको खुशी भी देगा। यह बुक आपको बताती है फोकस के बारे में, कि कैसे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया जाए। कुछ लोग अपने आप को बेवजह बिजी रखते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं। क्या उनका यह करना उन्हें भविष्य में फायदा देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीजों से अच्छा है आप अपने आप को केवल एक ही चीज में बिजी रखें, जो कि आपको फायदा भी देगा। कई लोग एक समय में या एक दिन में बहुत से काम करने का सोचते हैं। ऑथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी काम करने की स्पीड को कम कर देता है और आपके अंदर तनाव पैदा कर देता है। एक समय में बहुत सारे काम करना आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं देगा, जबकि आगे एक ही काम को पूरे फोकस से किया जाए तो परिणाम भी आकर्षक और अच्छे आएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है लाइफ में सफल होने के लिए, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन को अगर रोजाना फॉलो किया जाए तो ये जरूर आपको मनचाहे रिजल्ट्स देने में मदद करेगा। अपने जरूरी गोल को लिख लें और फिर रेगुलरली उस पर डिसिप्लिन से काम करते रहें। तभी आप धीरे धीरे उसके करीब जा सकेंगे। आप क्या हासिल कर सकते हैं उसके बारे में जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचें। बड़ा सोचना रिजल्ट भी बड़े देगा। ऑथर कहते हैं कि आपको हर दिन मिनिमम 4 से 5 घंटे काम करना है अपने वन थिंग के लिए, तभी आप उसमें मास्टरी हासिल कर पाएंगे। गोल के बारे में सोचने के लिए, प्लानिंग के लिए थोड़ा थोड़ा समय हर दिन जरूर निकालें। आपको हर दिन बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने वन थिंग पर फोकस करें और रोजाना अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि आज आप अपने वन थिंग को अचीव करने के लिए क्या करेंगे। ऑथर बताते हैं कि एक ऐसी चीज है जो आप में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और वो चीज है विल पावर, यानी आपके पाने की इच्छा। विल पावर के बारे में मैंने आपको पिछली बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी बताया था। ऑथर के अकॉर्डिंग विल पावर सबसे हाईएस्ट होती है सुबह के समय, जबकि सबसे लोएस्ट होती है रात में सोते समय। दोस्तों, आप अपना वन थिंग यानी अपने गोल से रिलेटेड काम सुबह सुबह ही करें, क्योंकि इस समय आपकी विल पावर मैक्सिमम होगी और आप पूरे जोश से वो काम कर पाएंगे। आपको अपना वन थिंग डिसाइड करना होगा और इसको अपनी रोज की लाइफ में एडजस्ट करके इसमें पूरी मेहनत करनी होगी। ऑथर कहते हैं कि हमें इस भ्रम को मिटाना होगा कि बड़े काम नहीं किए जा सकते। हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि बड़े काम केवल वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जो बहुत रिच हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है। आपको अपना वन थिंग डिसाइड करना है और हर तरह से उस पर फोकस रखना है और किसी भी हाल में उसको छोड़ना नहीं है। असफल भी हो तब भी लगातार प्रयास करते रहना है और अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने वन थिंग को अचीव करने के लिए प्लान करें और अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करें, ताकि वक्त जरा भी बर्बाद ना हो और इसका बेहतर तरीके से उपयोग हो, ताकि आने वाले कल में ये आपको इसका इनाम दे। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक दी वन थिंग। अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।
विचार, 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा कि रंक को राजा बना दे और अमीर को फुटपाथ या भिखारी। विचार ही वो पावर है जो हमारे जीवन को अचानक ही चमका देती है। विचारों की ये शक्ति जिस सिद्धांत पर काम करती है वो है आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप खुद सोचें, चुंबक लोहे के सिवाय किसी और को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबड़, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं, क्योंकि चुंबक और लोहे की फ्रीक्वेंसी एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। उसी प्रकार इंसान की विचारों की फ्रीक्वेंसी और चाहे गए सपनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। आकर्षण के सिद्धांत के छोटे मोटे उदाहरण हम अनजाने में रोज देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। याद कीजिए, आप काफी दिनों से अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से फोन पर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कॉल नहीं लग पा रहा है और अचानक ही दूसरे दिन उसी रिश्तेदार का फोन आपके पास आ जाता है। आपको कोई गाना याद आ गया, आप सुबह से उसी गाने को गुनगुनाए जा रहे हैं। शाम को जब एफएम शुरू करते हैं तो वही गाना बज रहा होता है। आप अपने लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं और आपकी बर्थडे या अन्य ओकेजन पर वही चीज आपको गिफ्ट में मिल जाती है। आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे हैं जिससे आपका अब कांटेक्ट नहीं है और कुछ ही दिनों में वो आपको फेसबुक पर मिल जाता है। आप परीक्षा में 80% को लक्ष्य मानकर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में आपके उतने ही प्रतिशत बन जाते हैं। ये सब घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुई। हमने खुश होकर एक्साइटेडली उस चीज के बारे में हर पल सोचा, उसके मिलने की उम्मीद बनाए रखी और कुछ ही दिनों में वो हमारे सामने आ गई। सवाल ये उठता है कि हम मनचाही चीज इस सिद्धांत के द्वारा कैसे और कितने समय में पा सकते हैं। इसके जवाब निम्न है। कैसे पाएं? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स आपकी सेवा में सदा से खड़ा है। वह संसार को आपके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है, बस आपको केवल आदेश देने की शुरुआत करनी होगी। मुख्यतः आकर्षण का सिद्धांत मांगने और विश्वास करने पर आधारित है। इसे हम इन बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताएं। उसे कहें कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि प्रमोशन, पैसे, गाड़ी, अच्छी बीवी या परीक्षा में सफलता, कुछ भी। ये आप पर निर्भर है। जो भी चाहते हैं दिल खोलकर बता दें। पॉइंट नंबर 2, विश्वास करें। आपने जो भी चाहा है उस पर विश्वास करें कि वो आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल भी शंका नहीं आनी चाहिए। आपको हर पल विश्वास से लबरेज रहना है। बी कॉन्फिडेंट। आपके विचार आपकी मनचाही चीज को तभी आकर्षित कर पाएंगे जब आप उस पर पूर्ण रूप से बिलीव करेंगे। मतलब कि आपके बोलने, उठने, चलने, व्यवहार सब में वो विश्वास झलकना चाहिए कि आपने जो मांगा था वो आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। रात को सोने के समय, दिन में आराम के वक्त उस चीज को पाने के सपने देखें और खुशी महसूस करें कि जैसे वो आपको मिल गई है। आपने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे कार चाहिए। आपके व्यवहार या विश्वास में तो कहीं ये बात दिख नहीं रही कि आपको कार चाहिए, तो ब्रह्मांड इसे एक बोगस एंट्री मानकर इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए ये चाहिए कि आप अपने मन में मनचाही कार की डिजाइन के विचार लाएं। कार का कलर सोचें। कार आने के बाद कहाँ घूमने जाएंगे ये सोचें, और भी बहुत कुछ जो आप खुशी खुशी इमेजिन कर सकते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। ठीक उसी सटीकता से ये नियम भी काम करता है। पॉइंट नंबर 3, काम करते जाएं। आपने आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है और आप बैठे बैठे या सोते सोते उसके सपने देख रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये नियम काम करेगा? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके द्वारा चाही गई चीज आपकी ओर खींची हुई आती है, लेकिन
साथ में आपको भी उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने होंगे। आपने ब्रह्मांड से कह दिया कि मैं वर्ल्ड का बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी क्रिकेट खेलने जाओगे ही नहीं, तो क्या दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बन पाओगे? नहीं। मैंने सक्सेसफुल पोएट एंड राइटर बनने का सपना देखा है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या ये हकीकत हो जाएगा? एग्जाम में टॉप करने का सपना देखा और पढ़े ही नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए आपने जो भी इमेजिन किया है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से भी कोशिश करते जाइए। साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में ये विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज या विश्ड ड्रीम आपकी ओर खींची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन और मन से उस चीज के प्रति व्याकुल या अट्रैक्ट देखेगा तो स्वयं उसे भी मनचाही चीज देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, लक्ष्य पा लेना। ऊपर के 3 स्टेज आप लगन, ऑनेस्टली और विश्वास के साथ करते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहना है कि देर सवेर आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। कितने समय में, ये आप पर निर्भर है। जी हाँ, ये आप पर ही निर्भर है कि कितने समय में आप अपनी मनचाही चीज पा लेंगे। जब आप आकर्षण के सिद्धांत को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं तो उस पर फौरन प्रतिक्रिया या एक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आपके विचार उस मनचाही चीज को पाने की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक वो आपको नहीं मिलती। ब्रह्मांड आपकी इच्छा, उसे पाने की आपकी ललक, आपके विचारों, इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी आदि को देखकर यह तय करता है कि आपकी मनचाही चीज आपको कब मिलनी है। आप अपने विचारों में शक्ति पैदा करके 3 साल से लेकर 3 मिनट तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। आकर्षण का नियम आधुनिक देन नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। हमारे कई पूर्वज इसकी ताकत को जानते और पहचानते ही नहीं बल्कि अपनाते भी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रकाश। मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी मंथन हब के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगी, ताकि मेरी तरह मौत के मुंह में जूझने वाले करोड़ों युवाओं को एक नया जीवन मिले। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। मेरे जीवन का अंत होने वाला था। फिर मुझे मिली एक किताब, जिस किताब को पढ़ने के बाद मैं आज जिंदा हूं। उस किताब के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप मेरी कहानी को धैर्य के साथ सुने, ताकि आप जवानी में मेरी तरह कोई गलती ना करें और जीवन को जीवन की तरह जिएं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक जब मैं बाहर चलता था, लोगों के बीच रहता था, बात करता था, खेलता था, लोग मुझे बोला करते थे, तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया? तू इतना सुंदर, गोल मटोल, तेरी आंखें मोटी मोटी, तेरे होठ लाल हैं, तेरे चेहरे पे तेज है, तेरे बाल काले और घने हैं, तेरी आवाज कितनी मीठी है, तू इंसान है या कोई देवता? हम फिर से कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया था कि तू इतना सुंदर और गोल मटोल है? जब मैं बाहर चलता था, लोगों की नजर मेरी तरफ खींची चली आती थी।
मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता था। लोगों के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। माँ बाप मेरे से खुश रहा करते थे। पढ़ाई में मैं हमेशा आगे था। एक बार अचानक मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मेरा एक दोस्त जिसके पास एक सेक्सुअल मैगजीन थी, वो पढ़ता था और मुझे सुनाया करता था। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुनते सुनते ऐसी आदत हो गई कि मानो कोई नशा हो गया हो। एक बार मैंने अपने दोस्त को अकेले में हस्तमैथुन करते हुए देख लिया। उसको देखने के बाद मैंने भी अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके साथ हस्तमैथुन किया। एक बार में काम नहीं चला। धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने लगा। उस सेक्सुअल मैगजीन्स को भी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे सेक्सुअल मैगजीन्स पढ़ने की लत लग गई और साथ में हस्तमैथुन की लत। ये काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरी अधूरी इच्छा और बढ़ती गई। मन का असंतोष और बढ़ता गया। मेरे मन में यही आग लगती थी कि काश यही काम मैं किसी स्त्री से करता। उसके बाद मैं कोई भी स्त्री को देखता था, कोई भी लड़की को देखता था, तो मेरे अंदर बहुत ही जोर से काम वासना पैदा होती थी और मैं सोचता था काश मुझे किसी स्त्री के शरीर का सुख मिल जाए। इन्हीं ख्यालों में मैं और भी ज्यादा हस्तमैथुन करने लगा। एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं 22 साल का था, एक बार बाहर घूम रहा था। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग्स आई। मैंने अपने 15 साल की उम्र की बात को याद की। जब मैं बाहर चलता था तब मुझे गर्व महसूस होता था। लोग मुझे बोला करते थे, तेरी माँ ने क्या खाकर तुझे पैदा किया कि तू इतना सुंदर हुआ, तू इतना आकर्षक हुआ। लेकिन आज मुझे उसी तरह गर्व महसूस नहीं हो रहा है। आज मुझे उसी तरह लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि मुझे लोगों के बीच घबराहट होने लगी। लोगों के बीच एक हिचकिचाहट होने लगी। मुझे आज भी लोग बार बार देखते हैं, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई अपराधी हूँ। एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे अचानक कहा, क्या तुम लंबी बीमारी से उठे हो? क्योंकि बचपन में तेरे शरीर में जो बात थी अब नहीं रही। तेरी आंखें धसी पड़ी है, तेरे गाल चिपके पड़े हैं, तेरे चेहरे की सुंदरता चली गई है, तेरा मुंह इतना ज्यादा बदल गया है मानो तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी की हो। तेरे चेहरे और शरीर का रंग बदल गया है। तुम्हारे शरीर और चेहरे की जो निखार थी वो अब नहीं है। क्या तुम बीमार थे? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, तुम कभी मेरी दुकान में मिलना, मैं तुमको एक किताब दूंगा। घर आकर मैंने बहुत बार इस बात का विचार किया कि उस बुजुर्ग आदमी ने ऐसा क्यों कहा। पिछले 7 साल में मैं इतना बदल गया कि मुझे पता तक नहीं चला। सच में वक्त बहुत बलवान होता है। उस दिन के बाद मैं गहरी डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की वजह से मेरे घर वाले बहुत टेंशन में आ गए। 2 साल तक मैं गहरी डिप्रेशन में रहा और पुरानी बातों को याद करता रहा। काश मुझे अपना बचपन वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। पुराने ख्यालों ने मेरे काम और व्यवहार को और बदल दिया। मेरे शरीर और दिमाग कमजोरी की चरम सीमा पर पहुंच गए। मैं आपको वो कंडीशन नहीं बता सकता। कई बार मैं खड़े खड़े कांपता था। मुझे बाहर निकलने में शर्म आती थी। डिप्रेशन की वजह से
हस्तमैथुन की लत ने और भी खतरनाक रूप ले लिया। अधूरी इच्छाएं जलाने लग गई, शरीर की कमजोरी खाने लग गई, बचपन की यादें सताने लग गई। मैंने एक बार फैसला किया, शायद मेरी जिंदगी का अंत ही इसका समाधान है। उससे पहले मैंने एक बार फैसला किया, मैं उस बुजुर्ग आदमी से जरूर मिलूं। तब मैं 24 साल का हो गया था। मैं उस बुजुर्ग आदमी की किराना दुकान में जाकर पहुंचा। उनको मैंने कहा, आपने मुझे 2 साल पहले कुछ किताब देने की बात कही थी, क्या मुझे वो किताब मिल सकती है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा कर बोले, ये किताब मेरे पास हमेशा रहती है, क्योंकि नौजवानों को मैं ये किताब देता रहता हूँ। उन्होंने कहा, जवानी में नौजवान बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी को नरक बना देते हैं, अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं। वो जीते जी एक लाश बन जाते हैं। ये किताब उन्हें एक नई जिंदगी देने का काम करती है। आप इस किताब को कम से कम 5 बार पढ़ें, फिर देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। मेरी जिंदगी का मैं अंत करने चला था, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना उस किताब को 5 बार पढ़ के देखूं क्या होता है। उस किताब का नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। मुझे वीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे यौवन शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे वीरता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे शरीर, मन और आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उस किताब को 5 बार पढ़ी तो मेरे मन में उस किताब का ज्ञान रात दिन मंथन होता रहा। एक तरफ पुरानी यादें और पुराने कर्म छूटते जा रहे थे, दूसरी तरफ मैं कीमती जिंदगी की सच्चाई की तरफ बढ़ते जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था, जिंदगी एक ऐसी कीमती वस्तु है, इसकी कीमत बताना असंभव है। हाँ, ये बात है, जो जितना बड़ा होगा, जो जितना महान होगा, वो अपनी जिंदगी की कीमत को उतनी गुना बढ़ा सकेगा। मैंने उस किताब से बहुत कुछ सीखकर अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू किया। आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। मैं सभी नौजवान से कहना चाहता हूँ, गलत पिक्चरें देखकर, गलत लत से खुद को सुखी करने की बेवकूफी बहुत महंगी पड़ेगी। आपकी जवानी धीरे धीरे जलकर खाक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी जवानी को आग ना लगाएं। जवानी के जोश को, जवानी के तेज को, साहस को, शक्ति को, हिम्मत को ऐसी जगह लगाएं जहां से आप कह सकें, मैं वीरवान हूँ। आप ऐसी जिंदगी जिए जब आप बाहर चलें तो आपको खुद पर गर्व हो। जवानी को जलाना तो सबको आता है, लेकिन जवानी को जगाना मुझे आता है। इसलिए मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों पर गर्व करता हूँ, जिन्होंने यौवन शक्ति को बचाने का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, इस किताब को प्राप्त करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। और उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद के।
मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान को थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो शायद उसके लिए ना हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, मोटिवेशन नहीं इंस्पिरेशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से बताने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। सबसे पहली, बहुत ध्यान से सुनना, जब स्वामी विवेकानंद उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो के टूर पर जाने वाले थे, जब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी। ध्यान से सुनना, बहुत प्रिय, बहुत अच्छा प्रसंग है। उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, क्या मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपने संस्कृति का, अपने कल्चर का प्रचार कर सकता हूं? क्या मैं अब लोगों को ये बातें कुछ बता सकता हूं? जब वो मां शारदा से इतनी बात पूछ रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, तो मां शारदा ने उन्हें बोला कि नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र, ये जो चाकू रखा हुआ है, प्लीज कृपया करके क्या आप ये मुझे पकड़ाएंगे? तो नरेंद्र ने वो चाकू उठाया और चाकू मां शारदा को पकड़ाया, और जैसे ही उन्होंने चाकू मां शारदा को पकड़ाया तो मां शारदा ने कहा कि अब तुम पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो, अब तुम जा सकते हो और पूरी दुनिया को ये पाठ पढ़ा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछा ही नहीं, और आपने मुझे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दे दी, कैसे? तो मां शारदा ने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो ये तुम्हारी परीक्षा ही थी। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो कोई भी एक साधारण इंसान, कोई कॉमन मैन से अगर चाकू मांगा जाता तो वो चाकू को, अब जिस तरफ से चाकू को पकड़ा जाता है, चाकू के लकड़ी वाली साइड से वो पकड़ करके चाकू पकड़ाता, लेकिन जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जिससे कि चोट लग सकती थी, और उसे अपनी तरफ रख के जो चाकू का लकड़ी वाला पार्ट था, जो लकड़ी वाली साइड थी, वो मेरी तरफ करके तुमने चाकू को पकड़ाया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। सबकॉन्शियसली एक ऐसी चीज इंप्रिंट हुई है स्वामी विवेकानंद के अंदर, जो सबसे पहले अपना हित देखने से पहले किसी छोटे से कृत्य को करते हुए भी दूसरे का हित देख रहे हैं। जो ये देख रहे हैं कि मां शारदा को वो चाकू ना लग जाए, और मां शारदा ने कहा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। बहुत छोटी सी लर्निंग है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन से लेना बहुत जरूरी है। इस नेचर का जो सबसे बड़ा लॉ है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है लॉ ऑफ गिविंग, वो है बांटना। ये सूर्य बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये गर्मी, हमको ये रोशनी बांट रहा है। ये नेचर, प्रकृति बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये ऑक्सीजन बांट रही है। ये जो नेचर है सिर्फ बांटने का काम कर रही है, और यही लॉ ऑफ नेचर अगर किसी इंसान के अंदर हो, सिर्फ बांटने की भावना हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर सक्सेस के लिए कोई एक छोटी सी बात बता दो, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी में उतार लो। ये मत देखो कि कितना पैसा कमाए, ये मत देखो कि बदले में मिलेगा क्या, ये देखो कि आप बांट क्या सकते हो। आप कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि ये दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, ये दूसरों की जिंदगी में क्या मददगार साबित हो सकता है, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। यकीन मानना, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, कामयाबी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, चीजें पीछे पीछे आएंगी जब आप आगे आगे होंगे, क्योंकि हमेशा वही इंसान आगे रहता है जो बांटने वाला है, मांगने वाला हमेशा लाइंस में खड़ा रहता है। तो सबसे पहली चीज कि दूसरों के बारे में सोचें, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, शिकागो का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिससे पहले स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, तो कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को देख करके उनके पास आए, तो वो उनसे आकर के उनसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू? तो स्वामी विवेकानंद अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो उनको शायद, वो जो 2 लोग थे, उनको लगता है कि शायद इस साधु जैसे, स्वामी जैसे दिखने वाले इंसान को अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो उनमें से एक इंसान को, किसी को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो वो स्वामी जी से पूछते हैं कि कैसे हैं आप? तो स्वामी विवेकानंद दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या, इस इंसान को अंग्रेजी आती है? तो वो अपने आप में बात करके स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि जब हम आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे तब आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही हमने हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, ये हमें समझ में नहीं आया। बात को बहुत ध्यान से सुनना, रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कहना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरी मां का सम्मान किया, मैंने भी आपकी मां का सम्मान किया। यकीन मानना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी मां बोली, अपनी भाषा से जो इंसान जुड़ा रहता है, अपने कल्चर का सम्मान करता है, और उतना ही सम्मान दूसरे के कल्चर को, दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की भाषा को देता है, वो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर इंग्लिश 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 सीखनी, इंग्लिश सीखनी।
मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि इंग्लिश इसलिए मत सीखना कि आप किसी को प्रभावित करोगे। आपका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में है। आप किसी को इंग्लिश सीखकर प्रभावित नहीं करोगे। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि आपको लैंग्वेज का एक बैरियर तोड़ना है। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि आपको ग्लोबल जाना है। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि वो वक्त की डिमांड है। आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीखोगे कि आप अपने व्यक्तित्व में कुछ अलग लेकर के आओगे और उससे लोग इंप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और भाषा तो एक बड़ी बहुत छोटी सी चीज है। अभी पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक सीरीज बनाई, इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश के बारे में, तो ये मैंने बोला कि भाषा तो एक मीडियम है, ये एक बैरियर को तोड़ने का मीडियम है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। बहुत से अच्छे महान से महान वक्ता हुए हैं जो सारी दुनिया की भाषाएं नहीं जानते थे, और कुछ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग अनेकों अनेक भाषाएं जानते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो भाषा के बैरियर को, उस लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ सकें, इसलिए नहीं कि वो अपने व्यक्तित्व को इंप्रेसिव बना सकें। आपके व्यक्तित्व को आपकी संस्कृति और आपका कल्चर इंप्रेसिव बनाता है, न कि किसी दूसरे की सीखी हुई भाषा। और जो इंसान अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है और उसी के साथ दूसरे की संस्कृति और कल्चर का भी सम्मान करता है, मान रखता है, यकीन मानना ये जो कायनात है ये आपका मान जरूर रखेगी और कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी लेकर के जाएगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट प्रसंग, आपको अगला प्रसंग बताता हूं। उसी शिकागो के सम्मेलन से कुछ वक्त पहले स्वामी विवेकानंद बाहर खड़े हुए थे, तो एक कपल उनको देख करके उनके पास आते हैं, क्योंकि वो थोड़े अनयूजुअल लग रहे थे। एक इंसान जिसने सिर पर पगड़ी डाली हो और उसने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हो, चादर की तरह उन्हें लपेट रखा हो, तो वो लेडी उनके पास आती है और उन्हें देख करके बोलती है, डोंट यू वियर कोट पैंट टू लुक जेंटलमैन, कि क्या आप कोट पैंट नहीं डालते जेंटलमैन लगने के लिए? तो स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनिए, आपके जहन में उतर जाए तो इसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं कि इन योर कल्चर योर ड्रेस makes a man gentleman, but in our culture our character makes a man a gentleman। आपके कल्चर में कपड़े, टेलर एक इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में एक इंसान का चरित्र उसको महान बनाता है, उसको जेंटलमैन बनाता है। यकीन मानना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ड्रेसिंग सेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी आपके पास बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ड्रेस से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पहनावे से, कुछ लोग अपने गैजेट से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यकीन मानना, जो इंसान अपने ड्रेस से दूसरों को इंप्रेस करेगा वो असली में इंप्रेस कर ही नहीं पाया है, वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाया है। जो इंसान दूसरों को प्रभावित करना चाहता है उसको अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करना होगा, उसको अपने चरित्र से दूसरों को प्रभावित करना होगा, अपने कपड़ों से नहीं। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि आप आज जिस भी मॉडर्न वर्ल्ड, जिस भी सोसाइटी में जी रहे हैं, यहां पर आपकी ड्रेसिंग सेंस आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन जरूर क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती। एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर क्रिएट करता है। और अगला और आखिरी एग्जांपल आपको दूंगा और आप देख रहा कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र कैसा था। एक लेडी स्वामी विवेकानंद के पास आई और उनसे बहुत प्रभावित थी, क्योंकि उनका शिकागो का जो सम्मेलन था उसमें जो उन्होंने स्पीच दी उसमें उनको स्वामी विवेकानंद को कोई आज तक नहीं भूल पाया। स्वामी विवेकानंद की उस स्पीच को, कहते हैं हिंदुस्तान से अमेरिका तक जब कोई इंसान हिंदुस्तान के किसी इंसान को सुनना भी पसंद नहीं करता था, वहां सिर्फ उनकी एक लाइन बोलने पर कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक सिर्फ तालियां बजती रही थी। तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक स्त्री, एक लेडी उनके पास आती है और उनको बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आई रियली वांट टू मैरी यू। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, अपने दोनों हाथ बांध करके मुझे क्षमा कीजिए। आप देख सकती हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं एक स्वामी हूं, मैं एक साधु के वेश में हूं और मैंने गृहस्थ जीवन को आजीवन के लिए त्याग दिया हुआ है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो वो लेडी सामने से फिर बोलती है कि लेकिन मुझे तो आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए और मुझे तो आपसे शादी करनी ही है। तो स्वामी विवेकानंद बड़े धैर्य से उनकी बात को सुनते हैं और क्या जवाब देते हैं, ओहो हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां हैं, आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपको मां के रूप में स्वीकार करता हूं, आपको मेरे जैसा नहीं, मैं ही पुत्र रूप में उपलब्ध हो जाता हूं। आप देखो कि किसी इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है, एक इंसान का कैरेक्टर उसको बनाता या बिगाड़ता है। मेरी बात को आज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और सुन लेना कि जिस इंसान के पास चरित्र नहीं है, जिस इंसान के पास कैरेक्टर नहीं है, कामयाबी और पैसा तो बड़ी दूर की बात है, छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी से निकलती जाएंगी अगर आपके चरित्र में महानता नहीं है। तो यकीन मानना, जिस इंसान के पास लॉयल्टी है, जिस इंसान के पास चरित्र है, जो अपने आप से ईमानदार है, जिसकी डिग्निटी, जिसकी
इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, वो इंसान चमत्कार क्रिएट करता है स्वामी विवेकानंद की तरह। तो सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि अगर आप चाकू को ठीक उस तरफ से जो पॉइंटेड है अपने हाथ में रख करके लकड़ी वाला हिस्सा दूसरे की तरफ पकड़ाते हैं, यानी समझने की कोशिश करो ये ना देखते हुए कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन दूसरे इंसान की जिंदगी में अगर आपने वैल्यू एडिशन किया, घर भर जाएंगे, दिमाग भर जाएगा, जेबें भर जाएंगी, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी अगर आपने लॉ ऑफ गिविंग पे फोकस किया। दूसरी चीज, आप अपनी संस्कृति का भी सम्मान करें और दूसरे के कल्चर और दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करें। दूसरे के कल्चर को सीखने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़ देना बिल्कुल ही मूर्खता है। तीसरी बहुत बड़ी चीज कि आपके कपड़े आपको पहचान नहीं दिलाते। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपका चरित्र, आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं और आपको पहचान दिलाते हैं, वरना बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र तो दुकानों में बुत भी पहनकर खड़े हैं। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपका चरित्र महान है तो यकीन मानना, तो ये जो कायनात है ये आपको देते हुए नहीं थकेगी। आपसे लाइक करने को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो। स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी विचार हर इंसान तक पहुंचने चाहिए। और स्वामी विवेकानंद किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखते थे। वो हर एक इंसान के उत्थान की बात करते थे। वो हर एक जाति, धर्म, हर एक इंसान को ऊपर उठाने की बात करते थे। वो हर एक की संस्कृति का सम्मान करते थे। तो अगर स्वामी विवेकानंद की इन बातों से आपकी जिंदगी में कहीं पर भी कुछ बदलाव आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि वो कौन सी चीजें हैं स्वामी विवेकानंद की जो आपने भी अपनी जिंदगी में अपना रखी हैं। वो कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में हैं। क्या आपकी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपने अपना रखा है? क्या आप अपनी संस्कृति का और दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान कर? मुझे कमेंट करके जरूर और जरूर बताइएगा कि क्या स्वामी विवेकानंद के वो इन चारों में से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी जिंदगी में भी हैं। आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये हजारों लाखों लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको पढ़ने को मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से कितने लोग प्रेरणा पा रहे हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और फिर से कहूंगा कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आसान है, प्लीज है। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ शॉर्ट में आज क्या होने वाला है। आज के सेशन में टॉपिक एक ऐसा चूज किया है आज के सेशन के लिए जो आपकी एज ग्रुप के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। और मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कुछ महीने पहले जिसमें पूछा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे आने वाले सेशंस में कौन से टॉपिक्स टच होने चाहिए। तो उसमें ये इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी लोगों ने लाइक किया हुआ है। मतलब लॉट ऑफ पीपल वांट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वांट कि ये टॉपिक होना चाहिए, स्पेशली आपकी एज ग्रुप में। आई एम श्योर आपको भी मजा आएगा इस टॉपिक के बारे में सुन करके। टॉपिक इज, बताऊं थोड़ा या सस्पेंस बिल्ड करूं पहले? कितने चाहते हैं सस्पेंस बिल्ड हो पहले? हाँ, टॉपिक इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई सस्पेंस नहीं, साफ कहना सुखी रहना। ये कोई टीवी शो हो रहा है, रियलिटी शो है यहाँ पे पहले मैं सस्पेंस बिल्ड करूं फिर एक एड ब्रेक आएगा। टॉपिक कैसा लग रहा है सुनने में? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर, नहीं जो आपसे लुक वाइज बेटर है, जब ऐसे किसी को देखते हो तो क्या होता है? जलन होती है, बुरा लगता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं, जेलसी भी बोल सकते हैं। कोई आपसे आगे निकल जाता है किसी चीज़ में तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। मतलब बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर पैदा होती है। आपको कोई नहीं मिली है, किसी और को मिल गई है, और जिसको मिली है वो आपसे काफी गया गुजरा है। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। किसी के अंदर किसी वजह से आता है, किसी के अंदर किसी वजह से। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली कंपैरिजन की वजह से होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप कंपेयर करते हो योरसेल्फ टू अदर पर्सन्स, कि लुक वाइज कंपैरिजन, मनी वाइज कंपैरिजन, सक्सेस वाइज कंपैरिजन, तो उस वजह से होता है। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी जो जड़ है वो कंपैरिजन है। तो हम कंपैरिजन क्यों करते रहते हैं सुबह से रात तक? बेसिकली सर हैप्पीनेस की वजह से। मतलब हम रीज़न ये ढूंढते हैं कि सामने वाले बंदे के पास ये चीज़ है बिकॉज ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है
गर्लफ्रेंड है बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज दिस? पर्सनैलिटी, फिजिक। अच्छा हाँ ठीक है कि उसके उस बंदे के पास में पर्सनालिटी है, फिजिक है। और सर सामने वाले की सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है और अपनी सिर्फ नेगेटिव। सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती रहती हैं, या ये कह लो सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाते रहते हैं। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया क्या आप अपनी वर्स्ट पिक्चर अपलोड करते हो या बेस्ट पिक्चर? ऐसी पिक्चर जिसमें आप पहचान में ही नहीं आओ, मतलब खुद भी देखो तो ओ क्या बंदा है, नहीं हूं। तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी हैं। अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचे? हाँ, उनको दे दो पीछे माइक। सर आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हमें और लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो भी कंपैरिजन हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा क्या? बट मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहां कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा होता। सर रियलिटी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ लोग हमें वही दिखाते हैं जिससे हम जेलस फील करते हैं। एग्जैक्टली, नीचे दिखा। वेरी गुड पॉइंट है ना। अभी देखना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई। अभी तक मैं एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है वो, बट वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पे? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड है। देख रहे हो दोनों में फर्क? तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या किया जाए। टू सी इट एज वर्चुअल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉर एवर। जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है, एक्चुअल में कहां है? अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ की धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब आपने एक हॉरर फिल्म देखी स्क्रीन के ऊपर और आपको लगे कि हाँ इस मूवी में दिखाया है, तो इसका मतलब भूत होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है। तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। एग्जैक्टली। किसी भी झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझा जाए? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है। क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है, या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना हो तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है। जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं है, सब असली है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? yes, तो अगर बंदरों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चाहे तो किसी जंगल अंगल में जा सकते हो, जू में जा सकते हो, नहीं तो शीशा देख लो। तो जैसे ही अगर आप इनको बंदरों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बंदरों के क्या होते हैं? 8 पैक्स होते हैं। कभी देखे किसी बंदर के 8 पैक्स? होता है। क्या होता है? एक गोरिल्ला एक्सपर्ट बैठे हैं, एक मिनट देना जरा।
मॉर्निंग सर। हाँ जी, गोरिल्ला को हमने कभी मूवी में देखा सर, उसको पैक्स ऐसे से निकला होता है। मूवी में होता है या एक्चुअल में होता है? सर अभी तो मूवी ही देखा। मूवी में तो कुछ भी हो सकता है। बट सर एक बार मैं जू में गया था तो 1-2 निकला हुआ था सर। ऊपर करके दिखाओ। 1-2 तो आपके भी निकले होंगे मतलब। नहीं सर, हमारा तो नेचुरल है। नेचुरल है ना। हाँ। तो रियलिटी अगर समझनी है तो नेचर को ऑब्जर्व कर लो, जानवरों को ऑब्जर्व कर लो, तो उसमें हर तरह की आपको तरह तरह की फिजिक मिलेगी, तरह तरह की फिगर मिलेगी, बंदरों में, इसमें उसमें, जानवरों में। कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर आप देखोगे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में बंदर वो है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बंदर कौन हुआ? कहते हैं ना बंदर मतलब नकलची बंदर। ये है सारे के सारे, एक दूसरे को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहां पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो गए। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही हैं। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओगे। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया। उसमें भाग रहे हो, कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा। तो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, इन रियलिटी, तो बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। उससे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है। तो सच क्या है? वहां पर आ जाओ। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के। कहां पर आ गए? रियलिटी में आ गए। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी है। डू यू जस्ट वांट टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वांट टू डू द राइट थिंग? व्हाट इज राइट थिंग? नाउ यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ क्लोजली। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हो, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। तो क्या करना है वहां पे? अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कंपटीशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपको जो पूरा ध्यान है वो है बाहर, अपने ऊपर तो है ही नहीं, और कॉम्प्लेक्सिटी सारी यहां है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना क्या बड़ी बात है? बाहर सिर्फ रिलेशंस को आपको संभालना है और पोजेशंस को संभालना है, विच इज वेरी इजी। अगर किसी का दिमाग सॉर्ट आउट है तो। दिमाग हिला हुआ है अंदर से, बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि जो अंदर से हिला हुआ है उसके साथ जो रिलेशन में जाएगा वो भी हिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में? यहां की कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म कर देना है। अब वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हैं, मोटा 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 मोटा, तो आप पतले इसलिए नहीं हो रहे हो कि वो आपको मोटा बोलना बंद कर दे, क्योंकि आज आपको मोटा बोलना बंद कर देंगे, कल कुछ और बोलना शुरू कर देंगे, तब तो आप बेवकूफों की तरह भागते रहोगे उनसे बचने के लिए। तो आप क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हां, अंदर से आई एम नॉट फीलिंग एज गुड एज आई यूज्ड टू फील जब मैं फिजिकली फिट था। यानी जब मेरा वेट कम था तो मैं बेटर फील करता था, तो अब मुझे वेट कम करना है।
बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, तो अब कम करने की जरूरत ही नहीं है। वेट ज्यादा होना कोई बुरा नहीं होता है। बहुत सारे जानवर है जिनका वेट ज्यादा है, ओवरफिट है नहीं, तो वेट ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसको ठीक कर लेना अपने माइंड में। प्रॉब्लम किस लेवल पे है? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे लोग आपको जज करेंगे, लेकिन उसको तो आपने पहले ही कचरा करके हटा दिया है ना। ये सब बातें आ रही है समझ में? आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आपकी एज है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने करियर में कुछ करना है। तो क्या ये करने के लिए मुझे अंदर से हेल्थ वाइज अच्छा होना जरूरी है या नहीं है? इसलिए मुझे हेल्दी होना है। क्लियर हो गया? माइंड क्लियर हुआ? आंसर मिल गया सारा? कि ये सब जो सारी जड़ है कि मतलब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, तो कब इससे पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं? जब हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके खुद पर आ जाए और हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें, एक्चुअल में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दें और करते ही रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।